नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल, दैट इज द पार्टिकल साइज एनालिसिस। अब इस पार्टिकल साइज एनालिसिस को दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, पहला सीव एनालिसिस, सेकंड द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, तो सीव एनालिसिस क्या होगा, किसके लिए यूज करेंगे हम, दैट इज द कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसके लिए करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या बोला मैंने कि पार्टिकल साइज को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। मतलब अब जो बाहर से तुम बाकी सॉइल लाओगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होंगे। अब इन पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, सैंड, ग्रेवल, क्ले। तो अगर जो हम इनको साइज के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर सके तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये इसका साइज है, फॉर एग्जांपल साइज की रेंजेस पता लग जाएगी हमें, तो वो हमारे लिए इजी होगा कि ये देखो ये सैंड है, ये देखो ये क्ले है। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज को तो नहीं देख सकते हम, तो दैट इज वाई हमने क्या बोला कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी साइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है, ठीक है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है जैसे कि ग्रेवल या फिर सैंड को क्या बोला जाता है, कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों, क्योंकि ये ना विजिबल ग्रेन्स होते हैं, दीज आर द विजिबल ग्रेन्स, इनको क्या बोलते हैं, विजिबल ग्रेन्स बोलते हैं। दूसरा, इनका जो साइज रहता है ना वो रहता है 0.075 माइक्रोमीटर से, है ना, तो ये क्या रहेगा 0.075 माइक्रोमीटर के रेंज में रहेगा। तो दैट इज क्या है कि ग्रेवल का साइज का रेंज क्या है, 4.75 mm होगा, मिलीमीटर होगा। ठीक है, सेकंड 4.75 से लेकर 80 mm तक रहेगा। जो सैंड का साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 75 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर क्या बोलते हैं, 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोमीटर बोलते हैं। या फिर इसको किसकी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.075 अगर mm में करना है तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इनकी यूनिट्स। ठीक है, अब ये तो आप देख रहे हो ना, पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यूनिट्स, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या माइक्रोमीटर लिखा है तो शायद वो सोचते हैं कि 75 mm टू 4.75, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना है, 0.075 mm। ठीक है, या फिर माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं ना, सबसे पहले कितना होता है, mm होता है, फिर माइक्रोमीटर होता है, फिर क्या होता है, नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये कितना 10⁻⁻⁶ है, ये कितना 10⁻⁹ है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारी रेंज जो है वो मेजरमेंट की रेंज इस तरह से, दैट इज वाई माइक्रोमीटर लिखा है, तो ये स्मॉल यूनिट्स का हो गया टू द 4.75 mm। ठीक है, अब ये याद रखना आपको, क्यों याद रखना है कि क्योंकि आप क्या हो, सिविल इंजीनियर हो। अब सिविल इंजीनियर को ना कोई भी ये पूछ सकता है कि अगर तुम्हें ये पता है कि सैंड बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सैंड, व्हाट डू यू मीन बाय क्ले, इनका क्या मतलब है, तो आपको साइजेस की रेंजेस पता होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे कि तुम सैंड के बारे में मुझे बताओ, सेल्ट के बारे में मुझे बताओ, या फिर किसी आईआईटीज में जाओगे तो वहां पे जो आपको इंटरव्यू पूछेगा वो यही यही बेसिक्स पूछते हैं। तो बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए कि भाई साइजेस क्या है। ठीक है, और ऐसे भी हमें नो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड ऑफ ऑल फाइन ग्रेन सॉइल क्या है, सेल्ट क्ले 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोमीटर तक है। सेकंड ऑफ ऑल क्ले का कितना है, लेस देन 2 माइक्रोमीटर के लिए, माइक्रोमीटर ना यहाँ पे लगा माइक्रोमीटर, तो ये क्या होगी, इसके साइजेस हो गए। तो अब ध्यान से सुनो कि यार ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल है और ये जो फाइन ग्रेन सॉइल है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, देखो इसका साइज जो है वो विजिबल है। ठीक है, और इसका क्या है, इसका लेस देन है, 0.075 माइक्रोमीटर से लेस है। ठीक है, और ये क्या है, विजिबल ग्रेन्स नहीं है, दीज आर नॉट द विजिबल ग्रेन्स। तो यार ये क्ले और जो सैंड है, ये जो क्ले और सैंड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर सिल्ट और ग्रेवल में क्या डिफरेंस है। तो इन सब में का जो डिफरेंस है ना वो कुछ इस तरह से कि अगर जब हम वाटर ड्रेनेज की बात करें तो मुझे अब सोच के बताओ कि भाई कोर्स ग्रेन में वाटर ड्रेनेज होगा अच्छा, या फाइन ग्रेन में ड्रेनेज होगा अच्छा। ये साइज क्या है, ये साइज नीचे को आके कम हो रहा है ना, राइट। ग्रेवल का बड़ा होता है, पत्थर होते हैं जो बड़े होते हैं, सैंड का थोड़ा सा और बड़ा होता है, सिल्ट का थोड़ा सा और छोटा होता है सैंड से, फिर सिल्ट का, फिर क्ले का सिल्ट से भी नीचे है। तो यहीं पे लिखा है ना, यही तो रेंज है, आपको दिख रही है ना ये सब। अब मुझे बताओ कि जब मैं वाटर ड्रेनेज की बात करूंगा, मतलब पानी जो पर्कुलेट करेगा वो अच्छे में किस में करेगा, कोर्स ग्रेन में करेगा या फिर फाइन ग्रेन में करेगा, सोच के बताओ किस में करेगा अच्छा। तो जो कोर्स ग्रेन है ना उसमें क्या करेगा, जो कोर्स ग्रेन है वो कौन कौन से, ग्रेवल और सैंड ही है। फाइन ग्रेन में कौन कौन से है, सिल्ट एंड क्ले है, राइट। तो अब मुझे बताओ कि वाटर ड्रेनेज किस में अच्छा होगा, वाटर ड्रेनेज अच्छा होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन में। क्यों होगा वो कोर्स ग्रेन में, क्यों, यहाँ से देखो बड़े बड़े वॉइड्स है। अब ये जो बड़े बड़े वॉइड्स है ना ये अलाउ करते हैं क्या, पर्कुलेशन ऑफ द वाटर। अब यहाँ से पर्कुलेट करके निकल जाएगा, लेकिन इनके वॉइड्स के अंदर क्या है, पानी रह जाएगा, तो यहाँ पे एंट्रैप हो जाएगा। तो इनकी पर्कुलेशन की स्पीड है थोड़ी सी स्लो होती है एज कम्पेयर टू द कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वाटर जो है वो इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा, इजीली जो है वो ड्रेन हो जाएगा कोर्स ग्रेन में। और फाइन सॉइल में क्या हो जाएगा कि वाटर रिटेन कर जाएगा, यहाँ पे वाटर विल रिटेन ओवर हियर, रिटेन ओवर हियर। ठीक है, ओवर हियर। तीसरा प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या होता है कि मतलब शेप चेंजेस जब वो वेट होगा, शेप चेंजेस व्हेन वेट। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि शेप चेंज हो रहा है जब वो क्या बोलते हैं वेट होगा। तो हम किसकी बात करें, सॉइल की बात करें। तो सॉइल में अगर मैं बोलूं कि कोर्स ग्रेन में ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी या फाइन ग्रेन में ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी, सोच के बताओ। तो कोर्स ग्रेन में है, ये तो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो इसमें तो नहीं होती है। तो नो यहाँ पे नॉन प्लास्टिक लिख सकते हैं, इट इज नॉन प्लास्टिक। वेयर एज यहाँ पे स्पेशल कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ केस के क्ले के ही केस में क्या होगा हमारे पास, स्पेशल क्ले जो है उसमें जो है प्लास्टिसिटी हमारी रहेगी। ठीक है, अभी प्लास्टिसिटी साइड हुआ नहीं, कंसिस्टेंसी में करेंगे, लेकिन स्टिल मैं ऐसे बता रहा हूँ कि शेप चेंज होती है जब कोई सॉइल जो है वो थोड़ी सी गीली होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी।
सिमिलरली स्ट्रेंथ किस में अच्छी होगी, कोर्स ग्रेन में अच्छी होगी या फिर क्या बोलते हैं हमारी फाइन ग्रेन में अच्छी होगी। स्ट्रेंथ और कॉम्पैक्टनेस भी लिख दो साथ में, कॉम्पैक्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ और कॉम्पैक्ट। अब सोचो किस में होगी अच्छी होगी, कोर्स ग्रेन में होगी या फिर फाइन ग्रेन में होगी। तो कोर्स ग्रेन में क्या होगी, अच्छी होगी, लेकिन फाइन और जो इसमें क्या होगी, इजी टू कॉम्पैक्ट कर सकते हैं हम इसे। और साथ में क्या है कि इसमें क्या हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ भी हाई रहती है, स्ट्रेंथ जो है मतलब गुड रहती है, ऐसा बोलो गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। और फाइन ग्रेन में क्या होता है कि डिफिकल्ट टू कॉम्पैक्ट, हम इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको कॉम्पैक्ट करना। और जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो वेरी करती है किस पे, वाटर डिपेंड पे डिपेंड करती है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि इट डिपेंड ऑन वाटर कंटेंट, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, वाटर कंटेंट पे। और ये चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं कंसिस्टेंसी में, ठीक है, कंसिस्टेंसी में। अभी हमने क्या इंडेक्स प्रॉपर्टी करनी है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी में पार्टिकल साइज भी आ गया, राइट। तो इस पार्टिकल साइज में क्या करना पड़ेगा हमको, ये सारी चीजें अब पता लग गया आपको कि कोर्स ग्रेन सॉइल क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल क्या है, इसमें वाटर ड्रेनेज किस में अच्छा है, प्लास्टिसिटी किस में अच्छी है, स्ट्रेंथ और कॉम्पैक्टनेस किस में अच्छी है, क्योंकि ना ये आपको ना ओवरऑल बेस बना देता है। अब आपको क्या है कि जब भी आपके दिमाग में इमेजिन होगा सैंड का ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि देखो ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। और क्या पता लग जाएगा कि ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल है इसका जो है वाटर जो है वो इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। तीसरा क्या है, जब कभी आपको प्लास्टिसिटी की बात आएगी तो आपको पता है कि यार कोर्स ग्रेन सॉइल जो है वो नॉन प्लास्टिक होते हैं, दे डू नॉट चेंजेस ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ द मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट। सेकंड ऑफ ऑल, अब मैं बोलूंगा कि स्ट्रेंथ और कॉम्पैक्टनेस किसमें अच्छी है, तो ये आपको सीमेंट में भी काम करेगा, ऐसे मतलब सब्जेक्ट है ना जो उसमें भी आपको काम करेगा। तो ये फाइन और कोर्स का जो है ये बेसिक फंडा जो है मैंने आपको बता दिया कि भाई दिस इज द बेसिक फंडा, ठीक है, राइट। अब इसमें अच्छा कई बार कॉम्पैक्शन का मतलब तो पता है ना आपको कि कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारी मिट्टी है ना, अब इस मिट्टी को मैं कितना दबाऊं ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाए। कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, दैट इज वाई इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ और कॉम्पैक्शन किसकी अच्छी है, कोर्स ग्रेन सॉइल की है। फाइन ग्रेन सॉइल में जो वाटर कंटेंट पे डिफिकल्ट होती है कॉम्पैक्शन के लिए, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है किस पे, वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ लिया, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। और क्या लिखा था यहाँ पे लिखा था सीव एनालिसिस, कि ये सीव एनालिसिस क्या होती है। क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि भाई पार्टिकल साइज अगर जो हम एनालाइज कर रहे हैं, यानी पार्टिकल की अब ये जो मैंने साइजेस बताया अब इन सबको एनालाइज भी तो करना है। इन सबको एनालाइज कैसे करेंगे हम, सीव एनालिसिस से। जब हम कोर्स ग्रेन की बात करें तो हम किससे करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीव एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस यहाँ पे करते हैं पार्टिकल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये किस किस के लिए यूज होता है सीव एनालिसिस हमारा, कि यार मटेरियल की जो क्वालिटी है ना उसको चेक करके हमें करना है। अच्छा मटेरियल की क्वालिटी का क्या मतलब है भाई हमारा, कि देखो मटेरियल की क्वालिटी का ये मतलब है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीमेंट ना, तो सीमेंट में क्या होता है, एक फाइन होता है, फाइन एग्रीगेट्स होते हैं, एक होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है। इसको जनरली इसको बस अभी के लिए समझो ऐसा, बाद में जो सीमेंट एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, कौन सीमेंट टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जब हम सीव एनालिसिस देखते हैं ना, तो हमारे को सबसे पहले मटेरियल की क्वालिटी देखनी पड़ती है। अब क्या होगा कि अगर फाइन एग्रीगेट्स और जो कोर्स एग्रीगेट के जो मिक्स होता है ना, सीमेंट उसी का ही होता है। अब इस मिक्स में मुझे क्या चाहिए, अगर जो इन दोनों की पार्टिकल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं होगी, यानी मुझे ग्रेवल सैंड सिल्ट वगैरह की जो साइजेस है वो साइजेस अगर जो मुझे यूनिफॉर्म नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है कंस्ट्रक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। दैट इज वाई हमारे को सीव एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई सीव एनालिसिस, बस आपको पता लगे ना कि भाई सीव एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बस मुझे यही बताना था कि भाई सीव एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लग गया ना पता कि भाई टेस्ट जो है करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा करते क्या है कि डिफरेंट साइज की जो हमारी छलनी होती है ना, छलनी या फिर आप ऐसे बोलो कि डिफरेंट साइज की हमारी सीव्स होती है ना, इनको क्या करते हैं हम स्टैक करते हैं। तो डिफरेंट साइज की यहाँ पे देखो, डिफरेंट साइज की हमने क्या कर ली, ये इस तरह की शेप की होती है, आपने देखी होगी ऐसे करके, और यूनिफॉर्म शेप की होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक जैसे चाय नहीं छानते जिससे, तो उस तरह की होती है ये भी, बस इसकी शेप थोड़ी अलग है। तो छन्नी डिफरेंट साइज की हम सीव एनालिसिस में क्या करते हैं कि डिफरेंट साइज की सीव्स को हम इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्टैक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप में क्या है, सबसे बड़ी वाली टॉप में, फिर छोटी है, फिर छोटी है, छोटी है, छोटी है, फिर यहाँ पे पैन में कुछ ना कुछ कलेक्ट होगी। फिर उसके बाद क्या करेगी, नेक्स्ट प्रोसेस जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ना, उसके उसके लिए क्या होगी, नेक्स्ट में जाएगी। जैसे कि यहाँ पे फिर 2 mm 1 mm 600, यहाँ पे पता क्या लिखना, यहाँ लिखा है ना, इसको काट के यहाँ पे लिखना माइक्रोमीटर लिखना, राइट, माइक्रोमीटर। ये चीज मैंने बता दी ना आपको, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, राइट। समझ में आया किस तरह से हमने क्या किया कि सीव एनालिसिस टेस्ट है जिसमें हम डिफरेंट साइज की सीव्स को क्या करते हैं, स्टैक कर देते हैं। अच्छा स्टैक कर दी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने स्टैक कर दिया है, फिर हम क्या करेंगे कि स्टैक करने के बाद ना आप ऐसा करो कि आप अंडरग्राउंड से कहीं से भी आप ना क्या लाओ, मिट्टी लाओ, ठीक है। अब मान लो कि 500 ग्राम या फिर आप 1000 ग्राम, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आप क्या करो, सॉइल लाओ, सॉइल लाओ और क्या करो, आप इसके ऊपर रख दो, ठीक है, इसके ऊपर रख दो, और फिर क्या करो, इसको मैनुअली शेकिंग करो या फिर ऑटोमेटिकली शेविंग करो। दो प्रोसेस है, कौन से, एक तो मैनुअल है, एक तो ऑटोमेटिक है। या फिर मैनुअली आप क्या करो, इसको शेक करो, ठीक है, 10 मिनट तक शेक करो, या फिर आप क्या करो, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, इस तरह की कोई मशीन होगी, ठीक है, उसके ऊपर क्या करो, आप इसे रख दो,
और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको खुद शेक करेगा, राइट, लेफ्ट राइट करता रहेगा, इसको खुद शेक करता रहेगा। तो या तो फिर तुम एक शेकिंग मशीन में यानी वाइब्रेटिंग मशीन में डाल दो, या फिर तुम क्या करो, उसको मैनुअली शेक करो। अब क्या करना है, तुमने शेक किया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, 80 mm पे तुमने डाला था ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिटेन करेगा। रिटेन करेगा मतलब ऊपर रहेगा, या फिर कुछ क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज कि भाई क्या पास करेगा, 80 mm से जो छोटा होगा वो पास करेगा, कि जो 80 mm से बड़ा है वो पास करेगा। तो 80 mm से जो छोटा होगा वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, और कुछ ना कुछ क्या करेगा, यहाँ पे रिटेन करेगा, जो कि 80 mm से बड़ा होगा, ठीक है। और ऐसे ही क्या फर्दर प्रोसेस होगा, और वो 10-20 ग्राम जितना भी है वो पैन में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसको यहाँ से उठा के जितना भी है 10-20 ग्राम जितना बचेगा, अब उसको उठा के क्या करो, तुम यहाँ पे डाल दो। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में आप डाल दो इसको, और क्या करो, फर्दरली आप इसको शेक करो दोबारा से, वही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया। अब सेम प्रोसेस को फॉलो अप करो, और यहाँ पे फिर लास्ट में जो भी पैन में बचेगा आपके पास 2 ग्राम जो भी है वो सो, फिर आप क्या करो उसको, वो पूरा सीव एनालिसिस हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा हमारा सीव एनालिसिस, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटेन हुआ होगा, राइट। अब क्या करो कि आप सॉइल लो, ठीक है। अच्छा सॉइल लो आप, जो भी सॉइल लिया आपने। अब इस सॉइल में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की रहेगी, ठीक है। अभी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की रहेगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे भी रिटेन करेगा, और कुछ ना कुछ यहाँ से भी पास होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी रिटेन करेगा, और कुछ ना कुछ यहाँ पे भी पास होगा। इतना क्लियर है ना कि भाई कहाँ से पास होगा, कहाँ से रिटेन होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट में बात करें 80 mm में, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना रिटेन होगा। क्या कोई इसकी फिक्स क्वांटिटी है कि वो यहाँ पे इतना रिटेन करेगा, सर जी 500 ग्राम से 489 ग्राम्स जो है वो यहीं पे रिटेन करेगा, ठीक है। तो इसकी कोई भी हमारी फिक्स वैल्यू नहीं है कि 80 mm यहाँ पे कितना हमारा सॉइल का कितना पोर्शन जो है वो यहाँ पे रिटेन करेगा, राइट। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कितना रिटेन हुआ है, तो ये बताएगा हमें, या तो एग्जाम बताएगा, ठीक है, या तो फिर आपको क्वेश्चन हमारे को ये बताएगा कि भाई यहाँ पे देखो इतना इतना ग्राम जो है वेट जो है वो रिटेन हुआ है, ठीक है, वेट रिटेन हुआ है। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है ना, जो एग्जामिनर होता है ना वो हमको वेट रिटेन इन परसेंटेज पूछता है, वेट रिटेन इन परसेंटेज पूछता है, या फिर कई बार वेट रिटेन इन परसेंटेज दे देता है, ठीक है। या फिर हमारे से बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ सकता है कि भाई इससे रिलेटेड जो है। अब क्या कहते हैं, इसका एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने कितना लिया है, टोटल सॉइल जो आपने ली थी वो कितनी ली थी, टोटल सॉइल इन ग्राम्स आपने कितनी ली थी, मान लो वो 100 ग्राम्स ली थी, राइट, ठीक है, और 100 ग्राम्स ली थी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जो मैं बोलूँ वेट रिटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है हमारा वेट रिटेन करना है ना हमें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सबसे टॉप पे कि वेट रिटेन कितना हुआ है पर्टिकुलर सीव्स में। पर्टिकुलर सीव्स जो है ना ये, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज है, तो हमें क्या करना है, इसका वेट रिटेन पता करना है। फॉर एग्जांपल मान लो, अब मान लो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे वेट रिटेन क्या है, हमारे इस तरह से है कि 80 mm में कितना है 10 ग्राम है, और 40 mm में कितना है 15 ग्राम है, 20 mm में कितना है, मतलब इसके साथ में ही है ना, यहाँ पे साथ साथ में लिखता हूँ मैं, 80-10 इसका कितना है 5 ग्राम 15 ग्राम सॉरी, और इसका कितना है, इसका भी मान लो 15 ग्राम ही है, और 10 ग्राम का मान लो इसका 10 ग्राम, 4.75 का कितना मान लो, इसका भी 10 ग्राम मान लो, ठीक है, इन ग्राम्स। ये क्या हो गया, वेट रिटेन, मतलब कितना जो भी रिटेन हुआ है ना, इसको उठाओ वेइंग मशीन पे डालो, और वो क्या हो जाएगा, वेट रिटेन हो जाएगा। समझ आ गया वेट रिटेन का क्या मतलब है। दूसरा क्या है कि 2 mm में कितना है, 2 mm मान लो 10 है, ये 1 mm है, ठीक है, तो 1 mm में कितना है 5 है, और 600 में कितना है, ये भी मान लो कि 5 है, 300 में कितना है, मान लो कि ये 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, लास्ट वाला एंड। फिर ये वेट रिटेन हो गया। अब हमारे को क्या है कि वेट रिटेन इन परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वेट रिटेन इन परसेंटेज होता है ना, वेट रिटेन इन परसेंटेज, जो वेट रिटेन इन परसेंटेज होता है ना, वो होता है विद रिस्पेक्ट टू, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल सॉइल टेकन, टोटल सॉइल टेकन, ठीक है। जैसे कि अभी समझ आएगा आपको, जैसे कि 100 ग्राम्स लिया तो 100 ग्राम्स का 10 कितना होगा, 100 ग्राम्स का वेट रिटेन अगर 10 निकालूं तो वो कितना होगा, वो 10% होगा, राइट। 100 ग्राम्स में अगर मैं 15 हमारा यहाँ पे रिटेन हुआ है तो वो कितना परसेंट हुआ, वो हुआ 15%, राइट। सिमिलरली क्या है, ये 15%, ये भी कितना हो जाएगा 15%, राइट। और ये कितना हो जाएगा 10%, ये भी कितना हो जाएगा 10%, ये कितना हो जाएगा 10%, और ये भी कितना हो जाएगा 5 5 और 10%, परसेंट परसेंट। तो समझ में आया क्या कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेट रिटेन इन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को क्या पता लग गया कि वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, वो हमेशा लिया। अच्छा ये ना छोटे छोटे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा दिमाग जो है वो इन चीजों को भूल जाता है कि यार जो वेट रिटेन इन परसेंटेज जो लिया है हमने, वो किसके रिस्पेक्ट में लिया है, वो विद रिस्पेक्ट टू हमने टोटल सॉइल के लिया है। दैट इज वाई मैं ये लिख रहा हूँ, और इसको ध्यान रखना भी जो है आपकी ड्यूटी है, उसको ध्यान रखना है कि भाई ये ना वेट रिटेन जो हमने लिया है ये टोटल सॉइल के रिस्पेक्ट में लिया है, ठीक है। अब वेट रिटेन इन परसेंटेज आ गया। अब नेक्स्ट होता है हमारा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं
क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, ठीक है। अभी क्यूमुलेटिव वेट रिटेन क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूं, जैसे कि यहाँ पे कितना है 10 है, राइट, यहाँ पे कितना है 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25, राइट, 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा 40, राइट, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 40 बराबर टू 50, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 75, ये होगा 80, और ये कितना हो जाएगा 90, कितना हो गया ये 90 हो गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारा क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज, वेट रिटेन इन वेट रिटेन, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या लिखा मैंने कि 10 लिखा है, 25 लिखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा परसेंटेज फाइनर, ठीक है, परसेंटेज फाइनर। अब परसेंटेज फाइनर कितना होगा, दैट परसेंटेज फाइनर जो है ना वो होता है 100 माइनस क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। और क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कहाँ निकाला आपने, ये जो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन है, ये बच्चों देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे निकाला आपने, क्या निकाला आपने क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकाला। तो 100 से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 90, और इसी तरह से हम नीचे भी करेंगे सारे के सारे, 75 हो गया, ठीक है, 100 से 40, यहाँ से 40, इसका ये हो गया, इसका 60 हो गया, इसका 50 हो गया, इसका कितना हो गया 40 हो गया, इसका कितना हो गया 30 हो गया, इसका कितना हो गया 25 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 20, और इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरह से मैंने परसेंटेज फाइनल निकाला। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने ये सब तो लिख दिया, ठीक है, अब इन परसेंटेज फाइनल इसका भी हमें समझ आ गई भाई क्यूमुलेटिव वेट रिटेन का क्या मतलब होता है, वेट रिटेन इन परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है ये भी हमें पता है। अब वेट रिटेन का भी हमें पता है, ये तो सिंपल सी बात है। पर इस सारी परसेंटेज फाइनल आपने क्या लिखा है ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे 90, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है 90, ये लिखा है 80 mm के, क्या लिखा है ये परसेंटेज है, तो ये क्या है 90%। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 80 mm में वेट कितना था, यहाँ पे 10 ग्राम बचा हुआ था, है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम था। तो 10 ग्राम अगर जो यहाँ पे था, मतलब कितने का 1000 का, मतलब सॉरी 100 ग्राम्स का कितना था 10 ग्राम यहाँ पे था, इतना समझ में आया। अब इस 10 ग्राम को मैंने क्या बोला कि देखो परसेंटेज में अगर जब मैं दिखाऊं तो वो 10% है, यानी वेट रिटेन कितना हुआ यहाँ पे 10% हुआ, मतलब यहाँ पे रहेगा कितना, मतलब यहाँ पे घर कौन बनाएगा, यहाँ पे घर बनाएगा सिर्फ और सिर्फ 10%, ठीक है। बाकी के जो 90% है वो कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो पासिंग परसेंटेज कितनी है इसकी, मतलब इस 80 mm से 100 ग्राम्स की पासिंग परसेंटेज कितनी है 90%। तो मतलब 90% पार्टिकल्स आर फाइनर देन द 80 mm ऑफ द सीव, देन द 80 mm पर्टिकुलर सीव। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि मैंने क्या बोला कि हम जब पर्टिकुलर हम किसकी बात करते हैं, हम जब यहाँ पे बात करते हैं किसकी परसेंटेज फाइनर की, तो यार इसका मतलब क्या है ये पूछना चाह रहे हो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ये होता है परसेंटेज फाइनर, ये इट शोज कि हाउ मच, इट शोज हाउ मच आउट ऑफ टोटल मास, हाउ मच स्मॉलर देन अ पर्टिकुलर सीव। क्या बोला मैंने परसेंटेज फाइनर, अगर जो कोई आपसे परसेंटेज फाइनर का सिग्निफिकेंस पूछेगा तो यहाँ पे क्या है कि इट शोज हाउ मच आउट ऑफ टोटल मास, हाउ मच स्मॉलर देन, क्या लिखा है यहाँ पे इट शोज हाउ, नहीं यही लिखा है, इट शोज हाउ मच आउट ऑफ टोटल मास, यानी टोटल मास से कितना हाउ मच स्मॉलर देन द पर्टिकुलर सीव। समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमारा यहाँ पे हम किसी भी सीव की पर्टिकुलर सीव की अगर हम बात करें, तो अगर जो पर्टिकुलर सीव के लिए मुझे कोई परसेंटेज फाइनल बताएगा 90%, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब मैं 1000 ग्राम भी लूंगा, या सॉरी मैं 100 ग्राम भी लूंगा, तो 100 ग्राम से पास कितना कर जाएगा 90% जो है वो पास कर जाएगा, और 10% जो है वो रह जाएगा। तो जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बता सकते हैं कितना फिक्स करेगा, तो वो ये जो 90% है ना, ये किसी पर्टिकुलर सॉइल के लिए है, राइट। समझ रहे कि ये किसी एग्जांपल की सॉइल में जो भी कंपोनेंट्स होंगे ना उसके रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि ये सभी के लिए सेम वैल्यू है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ना ये सारा, और हमने क्या बोला कि मान लो कि यहाँ पे 10% है, हमने ये सारा का सारा क्या किया है अज्यूम किया है। तो डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट तरीके से सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दैट इज सैंड, ग्रेवल, ये सब हो सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे एग्जांपल है, दैट इज वाई इसको कभी ऐसे मत समझना कि 90% है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि फिक्स्ड है सर 90% है, नहीं ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, और डिफरेंट क्या होंगे पार्टिकल साइज होंगे। दैट इज वाई यहाँ पे एक एग्जांपल है, और यहाँ पे परसेंटेज फाइनल का मतलब तो आपको पता लगेगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, राइट। तो जब हमने ये एग्जांपल किया ना, हमने सीव एनालिसिस का टेस्ट किया, तो सीव एनालिसिस टेस्ट के बाद बनता है एक हमारा कर्व। अब इस कर्व में क्या होता है कि एक्स एक्सिस में क्या होता है हमारे परसेंटेज फाइनल होता है, राइट, परसेंटेज फाइनल होता है जो कि यहाँ पे दिखा है आपको परसेंटेज फाइनल, और वाई एक्सिस पे क्या होता है इसके, सॉरी वाई एक्सिस पे क्या होता है इसके परसेंटेज फाइनल, और एक्स एक्सिस पे होता है इसका डायमीटर इन अ लॉग स्केल, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log d। तो जब हमने ये एग्जांपल किया ना, ये वाला एग्जांपल, तो एक कर्व बनता है, यहाँ पे एक कर्व बनता है, राइट। तो मैं बताया था कि इस तरह का एक कर्व बनता है जिसके वाई एक्सिस पे, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। जिसके वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, परसेंटेज फाइनल रहेगा, राइट। परसेंटेज फाइनल किसी भी सॉइल का, जो हम जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला ना हमने परसेंटेज फाइनल, जैसे 90 75 60 50 40 30 25 20 एंड 10, इस तरह से क्या लगेगा, परसेंटेज फाइनल निकलेगा। और एक्स एक्सिस पे होता है हमारा डायमीटर इन अ लॉग स्केल, डायमीटर इन अ लॉग स्केल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो हम, कि जब हमने ये क्वेश्चन किया ना, जब हमने ये एग्जांपल किया, तो एग्जांपल में हमने परसेंटेज फाइनल निकाला। अच्छा, परसेंटेज फाइनल निकाला, फिर हमने बोला कि देखो ये सब एग्जांपल करने के बाद एक कर्व बनता है। अब ये कर्व बनता है तो क्वेश्चन होता है कि कर्व क्यों बनता है, ठीक है। और इस कर्व को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। दूसरा, ये बनता क्यों है, व्हाई इट इज बीइंग मेड, बिकॉज ये जो कर्व है ना, ये हमें दो कोएफिशिएंट्स देता है। कौन कौन से कोएफिशिएंट देता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इन दो कोएफिशिएंट से हमें पता चलता है कोई भी सॉइल वेल ग्रेडेड है, राइट, कोई भी सॉइल वेल ग्रेडेड है, या फिर कोई भी सॉइल क्या है, हमारी पुअरली ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड क्या होता है, ठीक है। अब ये चीजें जो है ना, ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, पर मैं अभी जस्ट थोड़ा सा वो दे रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है कि वेल ग्रेडेड और जो पुअरली ग्रेडेड होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, पहले हमारे को क्या करना है, एक ना सॉइल लेनी है, ठीक है। मान लो कि आप घर के पास गए और घर के पास आपने क्या किया, किसी भी गार्डन में गए और वहां से आपने क्या कर लिया, सॉइल निकाल ली। अब इस सॉइल के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब इन पार्टिकल्स को ना तुम ना गोले वाइज अरेंज करो। कैसे गोले वाइज अरेंज करो, कि मान लो कि पार्टिकल में ना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस शेप्स आप वगैरह आपको मिले, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला गोला लिया, ठीक है, उसको सबसे आगे रखा, फिर उसके छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, और फिर ऐसे करते करते एक कंटिन्यूअस चीज करते गए आप, ठीक है, एंड तक करते गए। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, उसमें आपको एक ए अरेंजमेंट मिली, मान लो कि ये अरेंजमेंट मिली। दूसरी, आप किसी और सॉइल के गए, सॉइल 1 पे गए थे आप, ठीक है। अब मान लो कि आप किस पे गए, सॉइल 2 पे गए। अब जब तुम सॉइल 2 पे गए ना, तो तुम्हारे पार्टिकल्स कैसे मिले, पहले पार्टिकल्स में तुम्हें कैसे ऐसे पार्टिकल्स मिले। अब जब तुमने दूसरे किए तो तुम्हें किस तरह से मिले, तब तुम्हें मिले कि इस तरह से मिले, मान लो कि तुम्हें ऑलमोस्ट पार्टिकल्स जो है वो सेम साइज के मिले, तो तुमने गोली वाइज उन्हें भी अरेंज कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको क्या मिले, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम साइज के, सेम साइज के, ठीक है, डाया के आपको क्या मिले, आपको मिले पार्टिकल्स मिले, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, पार्टिकल 2, पार्टिकल्स 2, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि तुमने तीसरी सॉइल के पास गए और तीसरी सॉइल के पास तुमने क्या बनाया, एक तुमने पार्टिकल्स लिए उसके, अब उसको भी गोले वाइज अरेंज करते हैं। तो आपको क्या मिले वहां पे, आपको मिले सबसे बड़े भी मिले, ठीक है, सबसे बड़े मिले, फिर उससे छोटे अरेंज किए, फिर उससे छोटे अरेंज किए, फिर उससे छोटे अरेंज किए, फिर ना तुम्हारे को ना बहुत, फिर ना उसके बाद क्या मिले आपको, उसके बाद ना आपको बहुत छोटे 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 मिले, ठीक है। आपको क्या मिले, उसके छोटे 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 पार्टिकल्स मिले। और ना जो मीडियम साइज के थे ना, मान लो कि अगर मैं इसको 3 रेंज में बांट दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक तो लार्ज है, ठीक है, एक क्या है, मिड है, और एक है वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। और तुम्हारे को यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही साइज के, तो यहाँ पे हम लार्ज मिले और स्मॉल नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो तुम्हारे को मिले क्या, लार्ज मिले, और दूसरे मिले तुम्हें स्मॉल मिले, ठीक है। एक जो पर्टिकुलर रेंज थी ना, वो उस पॉइंट पे आपको मिसिंग लगी, मतलब कि यार मिड की जो मिड डाया के, मतलब इस तरह समझो कि जो मिड डाया ना, उसके पार्टिकल्स आपको नहीं मिले। तो आपने क्या बोला कि यार यहाँ पे तो मिसिंग है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मिसिंग है, क्या है वो मिसिंग है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये वाला पार्ट में कुछ पार्ट ऑफ डायास जो है वो क्या है, मिसिंग है, राइट। तो जब हम बात करते हैं ना ये वाली सबसे टॉप वाली की, जिसमें की क्या है कि देखो कॉन्टिन्यूस लार्ज डाया मिल रहा है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि लार्ज डाया मिल रहा है हमें, लार्ज रेंज ऑफ डाया हमारे को मिल रहा है, क्या बोल सकते हैं, लार्ज रेंज ऑफ डायास जो है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो भी किसमें, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फ्लो में हमें को क्या मिल रहा है कि लार्ज पार्टिकल्स मिल रहे हैं, लार्ज रेंज ऑफ डायास जो है हमें मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड। क्या बोलते हैं कि यार ये ना अच्छे से ग्रेडेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड बोलेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा जो है वो क्या, ऑलमोस्ट सेम डाया का है सारा का सारा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, ऑलमोस्ट सेम डाया का है ना, यानी ये यूनिफॉर्म डाया है, सो आई कैन से यूनिफॉर्म ऑल्सो, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली पुअरली ग्रेडेड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली पुअरली ग्रेडेड। अब जो नेक्स्ट किया है दैट इज कि यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है ना इसकी डायाज में, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, गैप पुअरली ग्रेडेड, राइट। तो मैंने क्या क्या बोला कि देखो एक मिलेगा हमारे को क्या, वेल ग्रेडेड बोलेगा मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा हमारे को, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, राइट। अब इस पुअरली ग्रेडेड में भी कौन सा है, एक तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, और दूसरा गैप ग्रेडेड, तो यूनिफॉर्मली एंड गैप ग्रेडेड, राइट। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, ठीक है।
अब जब हमने क्या किया, ये एग्जांपल लिया, तो हमने यहाँ से परसेंटेज फाइनर का सिग्निफिकेंस बताया कि परसेंटेज फाइनर का सिग्निफिकेंस क्या है। यानी अगर जो 80 में मुझे 90% परसेंटेज फाइनर मिल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, 10% रिटेन करेंगे, और 90% फाइनर है तो वो 90% क्या हो जाएंगे, पास थ्रू हो जाएंगे 80 से। समझ में आया कि क्या परसेंटेज फाइनर का सिग्निफिकेंस है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर जब हमको ये सब पता लग गया ना, तो हम यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हैं। फिर आपने पूछा कि सर ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। मैंने बोला कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो होता है ना, जहां पे वाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर रहता है और एक्स एक्सिस पे रहता है लॉग डाया इन अ लॉग स्केल। ठीक है, डाया इन अ लॉग स्केल। अब मैंने क्या बोला कि ये हेल्प क्या करता है, ये परसेंटेज, ये जो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये हमें किस चीज में हेल्प करता है। तो मैंने बोला ये चीज, ये हेल्प करता है हमें दो कोएफिशिएंट निकालने में। फर्स्ट दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड सेकंड द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब डोंट यू वरी कि भाई ये क्या लिखा है, ये फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। अब क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हेल्प करता है हमारे को सॉइल में ये ढूंढने के लिए कि सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। अब वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड क्या होता है कि जब मैंने क्या किया, किसी भी सॉइल के जो अगर पार्टिकल लिए और उन पार्टिकल को गोले वाइज अरेंज किया, और उसमें मुझे लार्ज रेंज ऑफ क्या मिल रही है, यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि उधर ना मुझे लार्ज रेंज ऑफ डाया जो है वो मुझे मिल रही है, जब उन पार्टिकल्स को मैं इस तरह से अरेंज करूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वेल ग्रेडेड। अब क्या है कि अगर जो वेल ग्रेडेड है, दूसरा क्या है पुअरली ग्रेडेड। अब पुअरली ग्रेडेड में भी दो टाइप होते हैं, जहां पे जो डायाज है उनका जो साइजेस है वो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट क्या है वो सेम रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज बीन आल्सो नोन एज अ यूनिफॉर्मली पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, है ना, यूनिफॉर्मली पुअरली ग्रेडेड बोला। सेकंड ऑफ ऑल मैंने बोला जब पार्टिकल साइज में कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक रेंज ऑफ जो डायाज है ना वो मिसिंग है वहां पे, तो मिसिंग है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, पुअरली ग्रेडेड में भी क्या, गैप ग्रेडेड, गैप पुअरली ग्रेडेड बोलूंगा। तो क्लियर हो गया कि भाई ये सब क्या बोला मैंने, ओके, पता लग गया। अब यहाँ में एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप पूछोगे सर वो क्या प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो घर के बाहर जाओ, घर से बाहर के क्या लगाओ, सॉइल लाओ। ठीक है, सॉइल लाओ। तो चलो अब बताओ भाई इस सॉइल में क्या है, इस सॉइल को बताओ कि ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है, तो ये करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है कि आप पार्टिकल साइज इन सबको क्या अरेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इन सबको अगर जो आप अरेंज नहीं कर सकते, फिर तो हमें क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉइल वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो चीज। तो देखो उसको पता करने के लिए ना ऑथर कासिग्रांडे ने हमारे को ये कर्व दिया। अब इस कर्व में क्या है कि दूसरा क्या है, अच्छा ये कर्व दिया है। अब इस कर्व की हेल्प से हम क्या ढूंढेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स ढूंढेंगे। ठीक है, मैंने तो बताया था ना कि वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड कौन बताता है हमारे को, ये कर्व बताता है। तो ऑथर कासिग्रांडे ने बोला कि देखो आप इस तरह से पार्टिकल्स के जो भी कर्व है ना, जो भी ये हमारे पार्टिकल्स है ना, आप इनको इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू अरेंज देम। ठीक है, तो इस कर्व से सी यू और सी सी निकलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि सर ये सी यू और सी सी कैसे निकलेगा इससे। तो सबसे पहली बात है, अच्छा दूसरा और क्या क्वेश्चन रहता है बच्चों का, ये रहता है कि देखो सर आपने, ठीक है यहाँ पे परसेंटेज फाइनल लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने जब यहाँ पे डाया लिया तो आपने डाया को लॉग में ही क्यों लिया, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना किसी का, कि आपने डाया किस में लिया, लॉग में लिया। तो देखो जब आप किसी घर के बाहर जाओ, दोबारा से घर के बाहर जाओ और फिर से क्या करो, सॉइल लाओ। ठीक है, अब जब तुम सॉइल लाओगे ना, तो उस सॉइल में तुम्हारे दो तरीके के, आपको बहुत मतलब बहुत हाई रेंज ऑफ क्या मिलेगा आपको, पार्टिकल्स के साइज मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा अगर जो आपको मान लो कि 10 और दूसरा अगर जो 0.0001 मान लो। ठीक है, तो अगर जो आपको ये मिल रहा है, तो मुझे ये बताओ कि क्या आप इनको एक नॉर्मल ग्राफ पे ड्रॉप प्लॉट कर सकते हो क्या आप इन दोनों, क्योंकि इन दोनों का क्या है, इनका डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, 10⁵ का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंट को अगर जो आपको कंपनसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा लॉग, क्योंकि देखो जब आप इसको अरेंज करने जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप 1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर सो ऑन करते करते अब 10⁵5, 10⁵5 कहाँ मिलेगा आपको, आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ, मतलब वो तो पेज के बाहर ही हो जाएगा, विच इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल थिंग्स टू डू। तो बेसिकली क्या है कि ये चीज जो है यहाँ पे वो इम्पॉसिबल हो जाती है करनी। सो अगर जब आप लॉग में बनाओगे, और दूसरा क्या है कि 5 यानी 5 की पावर, ठीक है, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। अब बेसिकली क्या है कि जैसे अगर जो लॉग में करेंगे तो लॉग में क्या हो जाता है, पास पास आ जाता है, क्योंकि लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, और लॉग 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। लॉग तो हम क्या है, ये पास पास भी आ जाते हैं और ये पॉसिबल भी हो जाता है ड्रॉ करना। दैट इज वाई क्या है कि एक हम किस में लेते हैं, लॉग में लेते हैं, और डाया किस में लेते हैं, हम लॉग में लेते हैं, और दूसरा किस में लेते हैं, दैट इज द परसेंटेज फाइनल। तो क्लियर हो गया भाई हमने क्या किया यहाँ पे है। तो अब इस प्लॉट प्लॉट करते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे परसेंटेज फाइनल है, तो वो परसेंटेज फाइनल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या परसेंटेज फाइनल है, राइट। तो क्या क्या यहाँ पे 90 है, 75 है, फिर क्या है 25, 75 है, फिर 60, 50, 60 हो गया, 50, 40, 30, 20 एंड 10, 25 एंड 10, 25, 20 एंड 10, कुछ इस तरह से हमारा क्या है परसेंटेज फाइनल है। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए बेसिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमें परसेंटेज फाइनल पता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे उसे इस तरह से क्या कर दिया, हमने अरेंज कर दिया उसको। ठीक है, इस तरह से आया, और इसको स्मूथली आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो।
परसेंटेज फाइनर के कॉरेस्पॉन्ड हमारे को क्या है, ये है, ठीक है। तो मान लो कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से क्या है, कर्व है, ठीक है। अज्यूम दैट कि भाई हमारे पास इस तरह से कोई कर्व है, तो आप यहाँ से पता कैसे करोगे कि कोई भी कर्व, हमारे को तो पता है ना यहाँ पे क्या वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, कैसे पता लगेगा। आपको मैंने क्या बताया था, जब हमने क्या गोले वाइज अरेंज किया था, तो हमें क्या पता है कि देयर इज अ लार्ज रेंज ऑफ अ डाया ओवर देयर, ठीक है। जब हम किसकी बात करते हैं, वेल ग्रेडेड की बात करते हैं। तो इस कर्व को देख के मुझे बताओ कि ये कर्व किस तरह होगा, पुअरली ग्रेडेड होगा, गैप ग्रेडेड होगा, वेल ग्रेडेड होगा, या क्या होगा, सोचो। तो अगर ये सोच लिया है तुमने, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कि आपको क्या दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना एक ना लार्ज रेंज ऑफ क्या दिख रही है आपको, डाया दिख रही है, लार्ज रेंज ऑफ डाया, ठीक है। तो इसका लार्ज रेंज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अज्यूम टू बी, ठीक है, इट इज अज्यूम टू बी कि ये क्या है, वेल ग्रेडेड। हम अंदाजे से बोल सकते हैं कि ये कर्व क्या है, वेल ग्रेडेड है, राइट। और दूसरा क्या है कि मान लो कि अभी तो ये इस तरह से आया कर्व है ना, अब मान लो कि कुछ ना इस तरह से हमारे को कर्व आया, ठीक है। मान लो कुछ ऑलमोस्ट वर्टिकल के टाइप से हमारे को क्या है, कर्व आया। नाउ कनेक्टेड विद अ स्मूथ एंड, ठीक है, इसको स्मूथ एंड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर दिया, स्मूथ एंड से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये जो इस कर्व है ना, इस कर्व की जो भी हमारे को वो दिख रही है, जो डाया की रेंज दिख रही है, वो ऑलमोस्ट क्या दिख रही है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ही पास पास दिख रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें लार्ज रेंज ऑफ डाया जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसमें लार्ज रेंज ऑफ डाया जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये अगर जो लार्ज रेंज ऑफ डाया जिसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको स्मॉल, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली पुअरली ग्रेडेड। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, आई कैन से कि भाई इट इज अज्यूम टू बी, अज्यूम नहीं, इसको आप ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली पुअरली ग्रेडेड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको क्या किसी और तरीके से करवाया, ठीक है। मान लो कि ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए हमारे को, कर्व्स आए हमारे को, और हमारे को क्या है कि कुछ रेंज में, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे को क्या है, करवाया, राइट। ये इसको मैंने आगे बढ़ा दिया कर्व को, कुछ इस तरह से हमारे को क्या है, करवाया। तो हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, राइट। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, देखो यहाँ पे देखो कि मान लो कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमारे पास परसेंटेज फाइनल आया था। अब मान लो कि यहाँ पे जो हमारे पास आया था, फॉर एग्जाम्पल इन यहाँ पे 50 आया था ना, अब यहाँ पे भी 50 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी मैंने 50 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है कि देखो, जब हम बात कर रहे हैं किसी 10 की बात कर रहे हैं ना, तो मान लो कि 10 में 50% क्या हो गया, इससे पास हो गया। परसेंटेज फाइनल का मतलब ही क्या है कि 50% इससे पास हो चुका है, बस इतनी सी बात है, राइट। अब 4.75 से भी 50% पास हुआ, राइट, और 2 mm से भी 50% पास हुआ, और जब हम मैंने 1 mm को देखा ना, तब भी 50% पास हुआ, और 600 से भी मैंने 50% पास हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4.75 mm के जो भी हमारे साइज ऑफ पार्टिकल्स थे किसी सॉइल में, वो प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर जो यहाँ पे 1% भी, अगर जो यहाँ पे क्या होता, 1% भी यहाँ पे अगर जो रिटेन हुआ होता, मतलब इससे क्या है 50% पास हो रहा है, इससे 50% पास हो रहा है, इससे 50% पास हो रहा है, यानी यहाँ पे कुछ भी रिटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर जो यहाँ पे कुछ भी रिटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी रिटेन नहीं किया, यहाँ पे भी रिटेन नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ भी रिटेन नहीं किया, और यहाँ पे भी कुछ भी रिटेन नहीं किया। मतलब ये साइज ऑफ जो पार्टिकल्स है किसी भी सॉइल में, वो क्या है, मिसिंग है। तो अगर वो मिसिंग है ना, सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। यहाँ पे क्या किया कि पहले पहले तो ये वाले मिले हमारे को, जितने मिले परसेंटेज फाइनल, और एक पॉइंट पे 50% के पास पास क्या हुआ कि वो बिल्कुल कांस्टेंट होने लग गए। कई सीव्स में मुझे इसके डाया जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाएगी कि जब हम बात कर रहे हैं इस वाले कर्व की ना, तो हमने क्या बोला कि जब हम वेल ग्रेडेड को देखते हैं, तो वहां पे तो लार्ज रेंज ऑफ डाया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा, इस वाले कर्व को देखूंगा, तो यहाँ से शुरू हुआ है ये कर्व, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो वेल ग्रेडेड से भी ज्यादा डाया है इसमें, मतलब रेंज जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ये चीज आपको पहले नहीं पता लगेगी, लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये तो वेल ग्रेडेड से भी ज्यादा इसकी रेंज है। पर फिर इसको क्या बोलेंगे, फिर कोएफिशिएंट, फिर जो साइंटिस्ट है उनका दिमाग घुमा कि यार ये तो चक्कर हो गया, ये किस तरह से करेंगे हम। तो उन्होंने हमारे को क्या दिए, दो कोएफिशिएंट्स दिए। दूसरे कौन से दिए, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारे को क्या बताएगा कि देखो, जो हमने वेल ग्रेडेड की बात की ना, तो वेल ग्रेडेड में जो स्लोप थी, जो स्लोप थी, क्या उसमें कोई भी सडन स्लोप आई है, उसमें क्या भी सडन कंटिन्यूअस ब्रेक आया है क्या इसमें, मतलब इसमें कोई भी स्लोप में ब्रेक आया नहीं आया। लेकिन जब हम किसकी देखते हैं, पुअरली में गैप ग्रेडेड की देखते हैं, तो गैप ग्रेडेड में एक कंटिन्यूअस आपको ब्रेक दिखने को मिलता है कि नहीं, यहाँ पे एक स्लोप में कंटिन्यूअस ब्रेक दिखने को मिलता है। तो उसी चीज को शो करता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जिससे कि हम बता सकते हैं कोई भी स्लोप जो है, अगर जब वो स्लोप में कंटिन्यूअस ब्रेक है, तो इसका मतलब क्या है, वो गैप ग्रेडेड आएगी, ठीक है। समझ में आया। और इसमें भी आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिख रहा है, कोई ब्रेक दिख रहा है, अगर जो ये पुअरली भी ग्रेडेड है, तो इसकी स्लोप में भी कोई भी आपको गैप नहीं दिखेगा, या फिर इसकी स्लोप में कोई भी आपको कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं दिखेगा। सो आई कैन से कि जब हम बात करते हैं किसकी, पुअरली में गैप ग्रेडेड की, तो उस केस में हमारे को एक कंटिन्यूअस स्लोप का ब्रेक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखेगा, कंटिन्यूअस स्लोप ब्रेक।
तो इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं कि ये है पुअरली गैप ग्रेडेड। समझ में आया क्या लिखा हमने कि जब हम इस तरह से कर्व आया, इस तरह से आया, तो हम इन सबको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख के क्या बोलेंगे आप कि जब भी आपका कर्व जो है, हमारा जो भी कर्व है, अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है किसी भी केस में, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सीव की जो पार्टिकल्स है वो क्या है, मिसिंग है, वहां पे क्या है, वो मिसिंग है। तो आप ये बोल सकते हैं, राइट। अब क्या है कि हम हमें सारे इंजीनियर है कि नहीं, हम सारे इंजीनियर है। अब इंजीनियर्स है तो इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा तभी तो हम ये बोलेंगे ना कि भाई ये जो चीज है वो हम किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आपको समझने पड़ेंगे 3-4 डाया। पहला कौन सा, पहला है तीन, सॉरी 3 डाया चाहिए आपको, 3 डाया पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन कौन से है, D60, D10 और D30। ठीक है, तो आप पूछोगे सर ये D60, D10 और D30 बेसिकली है क्या। तो D60, D10, D30 जो है ना कि दिस इज द 60% पार्टिकल। ठीक है, 60% फाइनर है, 30% फाइनर है कि नहीं है। तो मान लो कि आपके 60% जो है, 60% क्या है यहाँ पे, 60% यहाँ पे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे को क्या मिलेगा, एक डाया मिलेगा। 60% के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे को क्या मिलेगा, 60% है, क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे एक डाया मिलेगा। और 30% के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे को क्या मिलेगा, एक एक डाया मिलेगा, राइट। ये क्या मिलेगा, एक डाया मिलेगा। तो मान लो कि अगर जो ये और ये जो है ये सीव साइज है ना, तो मान लो कि ये हमारे को क्या मिल गया, एक 4 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो 20 mm। ठीक है, कि मान लो कि जो हमें सीव साइज मिला है ना, वो मतलब आप समझ आया ना कि क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये 3 डाया होते हैं। ठीक है, D60, D10 एंड D30। ठीक है, मैंने बोला कि D60 बेसिकली क्या है कि 60% फाइनर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मुझे डाया मिलेगा उसको मैं D60 बोलूंगा, और 30% के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे जो भी डाया मिलेगा मैं उसको क्या बोलूंगा, D30 बोलूंगा। ठीक है, और जब मैं D10 की बात करूँ तो D10 हमारे इन दोनों के बीच में जैसे कहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो क्या है कि ये D30, D10 जो है, अगर जो मुझे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल रहे हैं, डायज मिल रहे हैं, तो उनको मैं D60, D10 और D30 से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि मान लो कि जो हमारा D60 है ना, D60 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे को एक सीव मिली, दैट इज 20 mm। ठीक है, 20 mm हमें सीव मिली, और 30 की कॉरेस्पॉन्डिंग मिली हमें 4.75 mm। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो देखो यहाँ पे कि 4.75 के mm के कॉरेस्पॉन्डिंग, मान लो कि ये जो है 4.75 है, ये 30% फाइनर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिली, 4.75 की को मिली। और जब हमने 20 की देखी तो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिली, 60 मिली। तो इसका मतलब क्या है कि 20 mm से 60% पार्टिकल्स जो है वो क्या है, वो पास थ्रू कर रहे हैं, और 4.75 mm से 30% जो पार्टिकल्स है वो पास थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि 30, या फिर ऐसा हो सकता है कि 70% क्या है, रिटेन कर रहे हैं और 30% पास कर रहे हैं, और 10% और जो 20% को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 60% इज बीइंग पासिंग आउट एंड द 40% इज रिटेनिंग ओवर देयर। इतना क्लियर हो गया। तो D60, D10 और D30 का मतलब क्या आपको क्या बोल रहे हैं कि इनकी फाइनल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डाय आएंगे ना उनको D60, D10 और D30 बोलेंगे। ठीक है, अब इनका मतलब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, D60, D30 का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं ना, तो एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और दूसरा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, और दूसरा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो ये दो है हमारे पास क्या, इंपॉर्टेंट कॉफिशिएंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है D60 अपॉन D10 को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, D60 अपॉन D10 को कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी सॉइल वेल ग्रेडेड है, ठीक है, या फिर पुअरली ग्रेडेड है कि नहीं, यही चीज पता चलती थी ना हमें इससे, पुअरली ग्रेडेड। तो ये कब पता चलेगा कि जब ये वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब हमारा CU जो है वो ग्रेटर देन अगर 6 होगा तो इसका मतलब क्या है, वो वेल ग्रेडेड है। और पुअरली ग्रेडेड में, अगर जो पुअरली ग्रेडेड में बताऊं तो पुअरली ग्रेडेड कब होगा, जब CU जो है वो लेस देन किस है, 6 है। मतलब जो चीज यहाँ पे है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। वेल ग्रेडेड है ना, दो ही तो चीज होती है, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। यानी जब CU ग्रेटर देन 6 होगा तो वो वेल ग्रेडेड होगा, और लेस देन होगा तो क्या होगा, तो पुअरली ग्रेडेड होगा। अब पुअरली ग्रेडेड में भी दो आते थे, कौन कौन से, डेफिनेटली एक आता था क्या, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, और एक आता था पुअरली गैप ग्रेडेड या फिर गैप पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, तो ये दो आते थे। अब मुझे बताओ कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कब आएगा और पुअरली ग्रेडेड कब आएगा। ठीक है, इस तरह से मत लिखो इसे। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे कि हम जब बात करेंगे इसकी वेल ग्रेडेड की, तो वेल ग्रेडेड में हम किसकी बात करेंगे, तो जब हम वेल ग्रेडेड की बात करेंगे ना, तो वेल ग्रेडेड में हम बात करेंगे देखो सैंड की। सैंड के लिए क्या होगा, CU जब ग्रेटर देन 6 होगा तो क्या हो जाएगा, वो वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा, राइट। और जब हम किसकी बात करेंगे, वेल ग्रेडेड
वेल ग्रेडेड ग्रेवल की हम बात करेंगे तो वो कब होगा, जब Cu जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। अब क्या है, एक और चीज है, दैट इज द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कब होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कब होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड तब होगा जब Cu जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर आएगा, राइट। और Cu जो है लेस देन अगर 2 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से बोला मैंने, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे लिखती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ये आपने यहाँ पे वेल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड लिख दिया, पर अब आपने गैप ग्रेडेड तो नहीं लिखा। तो गैप ग्रेडेड के लिए ना कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, यहाँ पे होता है D60 इंटू D10 डिवाइडेड बाय सॉरी अपॉन D30 का स्क्वायर, ठीक है, D30 का स्क्वायर। इसको आप क्या करो, नीचे लिखो थोड़ा कि D30 यहाँ पे क्या है, D30 का स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट। अच्छा, इसका जो D60 अपॉन D10 है ना, ये क्या बताएगा हमको, ये रेंज कैसे बताएगा, कि मान लो कि इसका जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो ज्यादा आता है, ठीक है। इसका रेशियो ज्यादा आने का क्या मतलब है, यानी D60 और D10 में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। D60 क्या है, यहाँ पे आपको D60, अब D60 और जो D10 है, इन दोनों का रेशियो बड़ा होने का मतलब क्या है, कि इनकी रेंज क्या है, काफी ज्यादा है इनकी रेंज, ठीक है। तो ये रेंज के बारे में हमें बताएगा कि D60 अपॉन DT क्या है, D10 क्या है, रेंज के बताएगा। तो जब रेंज हमारी, जब इन दोनों की रेशियो जो है वो बहुत कम होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किसमें, वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है, वो आ रहा है पुअरली कैपिटेटेड की कैटेगरी में आ रहा है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियोज, और रेशियोज क्या है, हाई है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो काफी क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हो, वेल ग्रेडेड के केस में आ रहा है। लेकिन इसमें इसमें अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज ज्यादा किसकी आ रही थी, रेंज तो सबसे ज्यादा हमारी किसकी आ रही थी बच्चों, इसकी आ रही थी, किसकी आ रही थी, गैप ग्रेडेड की आ रही थी, गैप ग्रेडेड की आ रही थी। पर क्वेश्चन होता है कि गैप ग्रेडेड तो हमारा अगर जो हमारे को Cu जो है हमारे को सिर्फ और सिर्फ रेंज बताता है, तो गैप ग्रेडेड की तो ज्यादा आ रही है, फिर हम कैसे बताएंगे कि वो गैप ग्रेडेड को हम नहीं, तो कई लोग जिनको नहीं पता होगा तो वो क्या बोलेंगे कि वेल ग्रेडेड यही है, तो ओवरली ग्रेडेड को क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड, ठीक है। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि उनको कर्व नहीं दिख रहा है, उनको क्या दिख रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिख रही है, ये वाली चीज दिख रही है। अभी तुम्हें कर्व दिख रहा है कुछ, इस पूरे पेज में कर्व दिख रहा है, तो सिर्फ तुम्हें क्या दिखेगी, रेशियोज दिखेगी, कि रेशियो हाई है या रेशियो कम है। तो तुम क्या बोलोगे, जब रेशियो कम है तो मैं इसको किस में कंसीडर कर सकता हूँ, ओवरली ग्रेडेड में कंसीडर कर सकता हूँ, और रेशियो हाई है तो मैं क्या बोलूंगा, वेल ग्रेडेड में कंसीडर करूंगा। तो फिर तो साइंटिस्ट का दिमाग होगा, फिर उन्होंने बोला कि यार ऐसा तो, ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे को क्या दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है ये, हमारे को दिख रही है ये वाली पिक्चर, जहां पे क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट की वजह से रेंज तो काफी ज्यादा आ रही है, लेकिन इसकी जो स्लोप है ना, वो स्लोप में कंटिन्यूस ब्रेक है। अब इस कॉन्टिन्यूस ब्रेक को हम क्या बोल सकते हैं, इस कॉन्टिन्यूस ब्रेक को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि कर्वेचर नहीं है इसका। अगर जिसका कर्वेचर क्या होगा, जैसे इस वेल ग्रेडेड का कर्वेचर क्या है, इसका स्लोप क्या है, बिल्कुल सीधी है, लेकिन इसमें अगर से देखिए बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रही है ना, सडन ब्रेक इज नॉट देयर इन द वेल ग्रेडेड स्लोप। बट इन द केस ऑफ गैप ग्रेडेड आपको एक ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, एक सडन ब्रेक सा दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो है, इस साइज के पार्टिकल जो है वो मिसिंग है, 4.75 से पहले और ये 20 mm से बीच में जो है ये पार्टिकल्स क्या है, मिसिंग है यहाँ पे। तो मिसिंग है तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो मिसिंग है, तो हम इसको गैप ग्रेडेड बोलेंगे तब जब हमें कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पता होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमें क्या हेल्प करता है, स्लोप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये चीज तो मैंने बता दी थी, D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, राइट। तो इसके क्या, इसके भी यही है, ये सब चीजें कि फॉर एग्जांपल अगर जे Cu की वैल्यू, क्या बुरा है कि C की वैल्यू अगर जे ग्रेटर लेस देन 1 आती है और Cc की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो चलो ये वाला केस नहीं देखते, इसके ऑपोजिट, इसके सिर्फ पॉजिटिव केस देखते हैं और उसके ऑपोजिट क्या आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा कैसे, जैसे कि मैं बोलूँ कि 1 से लेकर इस Cc अगर इस रेंज में लाया करता है, ठीक है, जब इस रेंज में लाया करेगा तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल Cc, ठीक है, आइडियल Cc बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली आ जाएगा, यूनिफॉर्मली सॉरी वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, राइट। अगर Cc, इफ Cc इज लेस देन 1 और Cc इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये दो केस कौन से, इफ Cc इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 3, पुअरली ग्रेडेड, और पुअरली ग्रेडेड में भी कौन सा, गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड। तो समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि Cc और Cu की मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपके कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एक तो यहाँ पे लिखा है, दूसरा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये किसके लिए लिखा है, इस चीज के लिए लिखा है, D60 अपॉन DT, राइट। और यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है, इट रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है, इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट। तो d60/d10 d30 स्क्वायर, और इसकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, फिर यहाँ से कॉपी कर लेना और फिर यहाँ से भी लिख लेना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, CV एनालिसिस और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, जिसमें हर चीज जो है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक सो कि भाई आपको अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ है, समझ नहीं आया अगर से, तो दोबारा से एक बार देखना, फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द CV एनालिसिस।